Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is New Empires and Kingdoms. And what we will study in this chapter? About the Imperial Guptas, life under the Guptas, Harshvardhan and the Pallavas and Cholukyas. Now, after the decline of the Mauryas in the 2nd century BC, North India witnessed rise and fall of many small kingdom because कोई पावरफुल जो पावर थी वो नहीं थी. ठीक है, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद नॉर्थ इंडिया में काफ़ी चेंजेस आते हैं. Acquired sometime the Satavahan in the south and the Kushans in the north maintained empire as vast and powerful as that of the Mauryas till the coming of the Guptas. In between, ठीक है, साउथ में सतवाहन जो हैं और कुशान्स जो हैं वो अपना एम्पायर ब्रॉड कर लेते हैं जब तक गुप्ताज नहीं आते. ओके, गुप्ताज जो थे मौर्यन के बाद सेकेंड पावरफुल किंगडम था. नाउ द एम्पेरियल गुप्ताज. This is the empire of Guptas during the Gupta dynasty. The Gupta period lasted for more than 200 years from 320 CE to 540 CE. After the fall of the Kushans, there was near disorder and the political life of India, and several small rulers established their rule in small territories. The founder of the Gupta dynasty was Sri Gupta. Chandragupta I was the first important ruler of the Gupta empire. That was Chandragupta I. Okay. Now, ये कौन था? फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जिसने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की थी, यानी कि फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. Other two important rulers of this dynasty was समुद्रगुप्त and चंद्रगुप्त II. उसके अलावा चंद्रगुप्त I के अलावा दो रूलर और कौन से थे जो बहुत पावरफुल रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के? समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्ता II. कितने टाइम तक गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया है? देयर आर 12 गुप्ता रूलर्स. कितने रूलर्स ने रूल किया? 12 रूलर्स. और 200 से भी ऊपर टाइम तक, 200 साल से भी ऊपर इन्होंने रूल किया. एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी द गुप्ता एम्पायर इंक्लूडेड बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंड द इन्फ्लुएंस ऑल्सो एक्सटेंडेड अपॉन अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, कामरूप, असम इन द ईस्ट एंड द तमिलनाडु इन द साउथ. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये एरियाज जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के कंट्रोल में थे. नाउ नेक्स्ट इज द अर्लियर गुप्ता रूलर्स एंड चंद्रगुप्त I. जैसे कि अभी आपने पढ़ा, चंद्रगुप्त I इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ओके, historians are of the opinion that he was a feudatory of the Kushanas. His son, that is Ghatotkacha, succeeded him and resigned between 280 to 319 CE. He was succeeded by his son Chandragupta I in 320 CE. ऐसा माना जाता है कि ये कुशाना के क्लैन से ही बिलोंग करते थे. ठीक है, and Chandragupta I was a very powerful ruler who married the Lichachwi princess Kumara Devi and received Magधा as a part of his dowry. चंद्रगुप्त जो था वो बहुत पावरफुल रूलर रहा है जिसकी मैरिज होती है लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ, और मगधा जो इतना इम्पोर्टेंट महाजनपद था उस टाइम पर, वो उसको एज अ डॉरी यानी शादी में गिफ्ट मिल जाता है क्योंकि मगधा की प्रिंसेस के साथ उसकी शादी होती है. दिस एनहेंस्ड हिज स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इससे उसकी प्रेस्टीज, उसका एरिया, टेरिटरी और ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, नाउ ही स्टार्टेड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर. अब वो अपना एम्पायर और ज़्यादा बढ़ाने की सोचता है. फ्रॉम मगधा टू प्रयाग, एंड to commemorate his military exploits, he assumed the title of Maharaja Dhiraj, meaning the kings of king. और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो अपने आप को टाइटल देता है महाराजा धीराज, जिसका मतलब था किंग ऑफ किंग्स. नाउ नेक्स्ट इज समुद्रगुप्त. Samandargupta is also the great conqueror in Indian history. In his lifetime, he had conquered about 20 kingdoms. His rule extended from the Himalayas to the river Narmada in the south and from Brahmaputra in the east to the Yamuna in the north. तो इस तरीके से 20 kingdoms उसने conquer कर रखे थे. And the elegy of Samandargupta, written by the court poet Harisena, is
inscribed on an Ashokan pillar at Allahabad. This etymology is known as Prayag Prashti, जिसमें हर्षवर्धन समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. Now this eulogy gives us detail about the conquests such as he annexed the kingdoms of the western Gangetic plain. इससे हमें क्या क्या पता लगता है इस बुक से कि जितने भी किंगडम थे वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन के वो उसने कॉन्क्यूर किए थे. द किंग्स ऑफ कामरूपा, असम, बंगाल एंड पंजाब वर फोर्स्ड टू पे होमेज. उन्हें ट्रिब्यूट देना होता था, टैक्स पे करना होता था. And in the Deccan, he extended his power as far as Kanchipuram, modern Chennai. He did not annex the empires of the kings of South India, but demand that they pay him an annual tribute. और Deccan में he extended his power as far as Kanchipuram. He did not annex the empire. Annex नहीं किया था साउथ इंडिया जो एम्पायर थे उनको, लेकिन वो उसके अंडर थे. उन्हें एक एनुअल ट्रिब्यूट उन्हें पे करना पड़ता था. He maintained friendly relations with Saka and Kushna rulers, and he subjugated the tribes living in the forest of central India. Now Samundragupta was not only a warrior but also a great patron of art and literature. उसको art और literature का भी काफ़ी शौक था. The important scholars present in his court were Harisena and Vasubandhu and Asanga. He was a poet and musician himself. Coins issued by him show him playing the veena. कॉइन जो उस टाइम पर इशू किए थे, समुद्रगुप्त ने इशू किए थे, उसमें वो खुद उसकी खुद की पिक्चर है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता लगता है उनको खुद को सिंग का यानी म्यूजिक का कितना शौक था. ही वॉज ऑल्सो अ गुड पोएट एंड म्यूजिशियन. ओके. It is believed that Samundragupta performed Vedic ritual of Ashwamedh Yajna to assert his political supremacy. और ऐसा माना जाता है समुद्रगुप्त जो किंग था वो बहुत सारे वैदिक रिचुअल परफॉर्म करता था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, यानी अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए. Though a worship of Lord Shiva, he was tolerant of other religions too. He allowed Sri Lanka's Buddhist king to build monastery at Bodh Gaya. Samundragupta was succeeded by his son Ramagupta, but he was captured by the Saka steppes, and his brother Chandragupta II defeated the Saka ruler and came to be the throne in 380. अब next Chandragupta II. Chandragupta II reasons can be regarded as the zenith of Gupta power and prosperity. His first campaign led to the conquest of the West India, Malwa, Gujarat and Saurashtra, which meant that the trade carried on through the ports of western India such as Buraj, Cambay and Sopara could be controlled by the Guptas. ठीक है, तो पहली जो विक्ट्री थी वो क्या थी? विक्ट्री ओवर द वेस्ट इंडिया, जहाँ से ट्रेड जो है वो बहुत इजी हो गया था. अब जो भी वहाँ से ट्रेड होता था, जो भी पोर्टिंग होती थी, वो अंडर गुप्तास थी. Now he also conquered the Bengal, Vanga chiefdoms, and this extended his control from coast to coast. His significant achievement was establishing a second trading capital at Ujjain. अब कैसे? पोर्ट टू पोर्ट यानी कोस्ट टू कोस्ट जो भी एरियाज थे वो उनको एनेक्स करता जा रहा था. चंद्रगुप्त II took the title of विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त II को क्या टाइटल लिया उसने? विक्रमादित्य. ठीक है, जिसको कोई हरा नहीं सकता. एंड डिस्पाइट मैनी वॉर्स हिज रीजन इज रिम्बर्स्ड फॉर अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, कल्चर, आर्ट एंड साइंस. द सिंथेसिस ऑफ द सेक्रेड एंड सेंसुअल एलिमेंट्स गेव गुप्ता आर्ट इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर. द पैनल्स ऑफ द दशवत्र टेम्पल इन देवगढ़ इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट. यानी कितने भी वॉर फेयर हुई हों, लेकिन उस टाइम जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर लिटरेचर, कल्चर, आर्ट और साइंस जो था वो काफ़ी प्रोस्पेरस था. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल जो है वो आप देवगढ़ टेम्पल में देख सकते हो. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन गुजरात. नाउ नेक्स्ट इज लिटरेरी वर्क्स. चंद्रगुप्त के रोम एंड इजिप्ट के साथ भी अच्छे ट्रेड रिलेशन थे. ठीक है, तो उस टाइम पर जो लिटरेरी वर्क क्या था, किससे हमें पता लगता है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में? फर्स्ट इज नवरत्न और द 9 जेम्स adorned the court of चंद्रगुप्त II. यानी ये बुक नवरत्न जिसमें चंद्रगुप्त II के बारे में, के कोर्ट के बारे में, उसके रूल के बारे में काफ़ी कुछ प्रशंसा की गई है. सेकेंड, the famous poet Kalidas and the astronomer that is Varamitra were
2 of the 9 gems, जो 9 gems में से 2 ये gems थे. And the dramatist, that is Vishakha Datta, wrote a play that name is Mudra Raksha, which describe how Chandragupta Maurya came to the throne. कैसे चंद्रगुप्त II जो है वो किंग बना था, वो उसमें लिखा गया है, एक ड्रामा है ये. नेक्स्ट इज Panini's Ashtadhyayi was also composed in this period, and Pandit Vishnu Sharma compiled the पंचतंत्र, अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स. पंचतंत्र की कहानियाँ यानी बहुत सारी स्टोरीज में कंपोज हैं. पंडित विष्णु शर्मा जो थे वो भी उसी टाइम पीरियड में उसने पंचतंत्र को कंपाइल किया. नाउ नेक्स्ट इज द लेटर गुप्ताज. इन 3 किंग के बाद कोई भी नेक्स्ट इतना पावरफुल किंग नहीं आया. ओके, नाउ चंद्रगुप्त II was succeeded by his son Kumar Gupta and he in turn by his son Sakand Gupta in the middle of the 5th century CE. The Central Asian tribe Huns invaded from the northwest, and the successor of the Sakand Gupta could not defeat their kingdom, as each repeated invasion of his Huns made them weaker. By 525 CE the mighty Gupta Empire had फ्रेगमेंटेटेड, और इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी है वो डिक्लाइन हो गई. नाउ गुप्तास के अंडर लाइफ कैसी थी लोगों की. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. फाहेन ने एक बुक लिखी है जिसमें उसने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं. द गुप्ता एज इज़ नोन एज द गोल्डन एज. क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. देयर वाज फ्लरिशिंग ट्रेड, रिलीजियस टॉलरेंस, अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, साइंस एटसेट्रा. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ताज वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द मौर्याज. तभी ये इतने सक्सेसफुल रहे क्योंकि जो मौर्याज का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था सेम गुप्ताज ने फॉलो किया. द मौर्यन administration was centralized, whereas during the Gupta's rule the governor of the provinces were powerful. लेकिन उस टाइम पर मौर्यन किंग जो था वो सेंट्रलाइज था, यानी किंग बहुत स्ट्रॉन्ग था. लेकिन गुप्ता के टाइम पर क्या था, जो प्रोविंस के जो भी जनरल थे वो काफ़ी पावरफुल थे. एडमिनिस्ट्रेशन वॉज थस डिसेंट्रलाइज्ड, इसीलिए किंग की नहीं चलती थी. ठीक है. द पनिशमेंट्स वर माइल्ड येट देयर वर नो क्राइम. उस टाइम क्राइम भी नहीं थे और पनिशमेंट भी काफ़ी माइल्ड थी, बहुत छोटी छोटी पनिशमेंट थी क्योंकि क्राइम नहीं थे. नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चर. लोग उस टाइम पर हैप्पी, कंफर्टेबल और प्रोस्पेरस लाइफ व्यतीत कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे. पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड लेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, एंड द गुप्ता किंग्स वर ग्रेट जनरल्स. दे वर ऑल्सो पेट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. अंडर दिस प्रोटेक्शन एंड वाइज एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्री प्रोस्पेर्ड इन ऑल फील्ड. तो इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर इंडिया में काफ़ी प्रोस्पेरिटी आई. नेक्स्ट इज ट्रेड. गुप्ता पीरियड में ट्रेड जो है वो काफ़ी फ्लोरिश हुआ विद द वेस्टर्न कोस्ट इन द पोर्ट ऑफ बुराज, सोपारा एंड कल्याण. देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड विद एग्जिस्ट विद वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका एंड अरेबिया. फ्रॉम द कोस्ट ऑफ Tamarlipati there was trade with certain places of Southeast Asia like Kampuchea, Java and Burma. As a result of the flourishing condition of trade and industry, people become rich and prosperous. तो trade relation अच्छे थे, ठीक है, within the India and outside of the country also. इसीलिए लोग जो थे उस टाइम काफ़ी ट्रेड जो करते थे, जो मर्चेंट थे, ट्रेडमैन थे, वो काफ़ी रिच और प्रोस्पेरस थे. रिलीजन. गुप्ता जो थे दे आर द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म. तो उस टाइम पर हिंदुइज्म को रिवाइव किया गया अंडर द गुप्ताज, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 अवतार्स और इनकारनेशन ऑफ विष्णु इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड. द कल्ट ऑफ भक्ति और सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड ऑल्सो बिकेम पॉपुलर. और इसी टाइम पर जो भक्ति मूवमेंट थी वो पॉपुलर हुई. ठीक है. नाउ the Gupta Empire brought a period of political stability in the country with the strong government, which also contributed to economic prosperity of the kingdom. Next is art and architecture. बहुत सारे टेम्पल्स गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर बिल्ड हुए. ब्यूटीफुल टेम्पल्स जैसे कि शिखर सिंबल वर बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. अर्ली टेम्पल्स हैड अ लार्ज रूम वेयर द आइडल ऑफ गॉड वाज केप्ट. टुडे दीज कैन बी फाउंड इन देवगढ़, इन झांसी एंड इन सांची नियर भोपाल. टेम्पल्स वर मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन के बने होते थे. उसमें मूर्तियां रखी जाती थी और लोग उनकी पूजा करते थे. ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द अजंता केव
cave also made in this period by the Guptas. और अजंता में या फिर देवगढ़ टेम्पल जो है वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, दीवारों पर जो वॉल पेंटिंग बना रखी हैं, these are the example of art and architecture of Gupta dynasty. Now लाइफ ऑफ कॉमन मासेस, यानी लोगों की लाइफ कैसी थी, कॉमन पीपल की, सोसाइटी की. Plays and other accounts tell us about the lives of ordinary people. Kalidas, known for his plays, depicted the life in the king's court through the chosen medium. कालिदास बहुत फेमस उस टाइम के पोएट हैं जो राजा की जो लाइफ है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है इन हिज फेमस प्ले दैट नेम इज अभिजनान शकुंतलम. ठीक है, अभिजना शकुंतलम, उसमें किंग की लाइफ को काफी अच्छे से उसने डिपिक्ट किया है. द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमन नेम्ड शकुंतला हैज बीन डिपिक्टेड. द चाइनीज पिलग्रिम फाहिन ऑल्सो रोट अबाउट द प्लाइट ऑफ दोज ट्रीटेड एज अनटचेबल. यानी फाहिन जो चाइनीज पिलग्रिम था उसने भी अपनी बुक में लिखा है अनटचेबल्स के बारे में, यानी सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप था लो कास्ट का जिनको अनटचेबल समझा जाता था. वो सिटी से कहीं बाहर रहते थे, उनको कहीं भी आने की इजाजत नहीं थी. ही राइट्स, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट. पीपल हियरिंग हिज साउंड एंड नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम. ठीक है, तो इस टाइप से अनटचेबल के साथ उस टाइम पर बिहेवियर किया जाता था. नाउ नेक्स्ट इज रीजंस ऑफ डिक्लाइन. गुप्ता डायनेस्टी क्यों डिक्लाइन हुई? फर्स्ट इज जो लेटर गुप्ता रूलर थे वो काफी वीक थे, इनएफिशिएंट थे. ठीक है, वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. ड्यू टू दिस द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस रिवोल्टेड एंड ब्रोक अवे. कि उस टाइम पर जो गवर्नर थे प्रोविंस के वो बहुत पावरफुल थे. ठीक है, वो रिवोल्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट एंड दे फ्रेगमेंटेड द गुप्ता एम्पायर. थर्ड इज द गुप्ता एम्पायर बिकेम वास्ट एंड हैंस इट बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट. काफी बड़ा हो गया था गुप्ता एम्पायर, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था एंड स्पेशली जहां पर वीक रूलर थे. द नेक्स्ट इज जो बार बार हुन्स जो एक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया से, उन्होंने जो बार बार अटैक किया उससे भी जो गुप्ता एम्पायर था वो काफी. नेक्स्ट इज हर्षवर्धन. हर्षवर्धन बिलोंग टू पुष्यभट्ट dynasty of Thanesar and he came to be thrown in 606 CE after the death of his brother. Harsh ruled about 41 years and we find information about him from two literary works. दो लिटरेरी वर्क है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. वन इज हर्षचरिता जो कि उसके कोर्ट पोएट बानभट्ट ने लिखी है एंड सेकंड इज द अकाउंट ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर ह्यूनसांग जिसने हर्ष की काफी प्रेज की है अपने लिटरेरी सोर्सेस में. ओके, नाउ हाउ वाज द हर्ष किंगडम? Soon after ascending the throne, Harsh moved his capital from Thanesar to Kannauj as it had a better strategic location. During the 41 years of rule that Harsha ruled, he established a strong empire which extended from Punjab, Kashmir and Nepal in the north to the river Narmada in the south. Harsh ruled from his capital at Kannauj, which was located in the rich agricultural region of the western Gangetic plain. हर्ष किंगडम कैसा था? हर्ष के राजा बनते ही उसने क्या किया, कैपिटल को थानेसर से शिफ्ट करके कन्नौज कर दिया. कन्नौज से वो रूल करता. कन्नौज जो थी वो एक बहुत अच्छी लोकेशन थी. ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी जगह थी वो एंड इट इज़ अ रिच एग्रीकल्चर रीजन बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन. नाउ हर्ष ट्रेवल्ड फ्रिक्वेंटली ऑल ओवर his kingdom to be accessible to his subject. हर्ष अपने किंगडम में frequently travel करता रहता था. हर्ष was a great patron of art too and he wrote 3 plays in Sanskrit that are 3 प्ले लिखे हैं हर्ष ने, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा. His court had scholars such as Banbhat, Spandhu and Dandin. He organized the 5th Buddhist Council at Kannauj in 641 CE. He also gave financial support to the University of Nalanda also. Education के लिए भी University of Nalanda को भी काफ़ी donation दी थी हर्ष ने and as a result of Harsh patronage, Nalanda prospered and become a famous center of learning जहाँ पर foreign से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे. Now do you know
Harsh attacked Pulkesin II of the Cholukyas but was defeated. That defeat was Harsh only failure. अपनी लाइफ टाइम में हर्ष ने एक भी बैटल को हारा नहीं था वो, ठीक है, सिर्फ एक ही बैटल में हारा था. दैट वाज द Cholukyas, with Cholukyas only. That was the single defeat of his life. Now administration of Harsha. हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड, यानी किंग के हाथों में इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी में था. जो लोकल ऑफिसर्स थे, प्रोविंस के जो भी गवर्नर थे, उनके पास ज़्यादा पावर थी. वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे. द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू विलेजेस. फार्मर, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन हैड टू पे टैक्सेस एंड द प्रिस्ट वर गिवन डोनेशन ऑफ लैंड ग्रांट. ऑफिसर वर ऑल्सो गिवन लैंड इंस्टेड ऑफ कैश सैलरीज. ऑफिसर जो होते थे उनको भी कैश सैलरी की जगह लैंड ग्रांट दी जाती थी. उसके अलावा जो प्रिस्ट होते थे उनको भी लैंड ग्रांट डोनेशन में दी जाती थी. रिलीजन, हर्ष जो था ही has become a follower of Buddhism later in his life. अपनी लाइफ के लास्ट में जाते जाते हर्ष बुद्धिज्म का फॉलोअर बन गया था. He organized a large religious assemblies every 5 years where he honored people belonging to all religion. हर 5 साल के बाद एक असेंबली होती थी जिसमें सब रिलीजन के जो लोग हैं वो इन्वाइटेड होते थे. He held the 5th Buddhist Council in Kannauj in 641 CE. After the death of Harsh, Northern India was plunged into anarchy. Small regional kingdoms continued to fight with one another. Meanwhile, the Deccan and South India rose to glory. और नॉर्थ इंडिया में हर्ष की डेथ के बाद छोटे छोटे किंगडम जो थे वो आपस में लड़ने लगे थे. किसके लिए? टेरिटरी अटैक करने के लिए, इन्वेशन के लिए. ओके, इसका फायदा किसने उठाया? साउथ इंडिया में. डेक्कन एंड साउथ इंडिया के जो किंगडम थे वो इस टाइम पर काफी एरोज हो गए थे. नाउ नेक्स्ट है द पालवास एंड द Cholukyas. The Palwas and the Cholukyas were the most outstanding ruling dynasties in South India during this period. South India की dynasty थी दोनों. The kingdom of the Palwas was located at Kanchipuram, while that of the Cholukyas had been centered around the Rajpur Doab between the rivers of Krishna and Tungbhadra. The capital of the Cholukyas was a renowned center of the trade and commerce. It emerged as a religious center के रूप में भी काफ़ी सामने आई and वहाँ से trade भी काफ़ी होता था. It was a trade center of trade and commerce also. Number of temples वहाँ पर बनाए गए थे as a religious center, and the Palwas and Cholukyas quite often attacked each other's land, especially the capital cities which were prosperous towns. Cholukya और पांडवास जो थे, पालवास जो थे वो आपस में भी एक दूसरे की टेरिटरी पर अटैक करते रहते थे. जो भी उनको लगता था ये टाउन जो है काफी प्रोस्पेरस है, वो एक दूसरे के टाउन पर अटैक करते रहते थे उसे कॉन्क्यूर करने के लिए. नेक्स्ट इज पुलकेशिन II, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द Cholukya dynasty. ठीक है, that was Pulkesin II. Under him, the Cholukya's kingdom stretched from the Narmada to the Kaveri, covering most of the present-day Karnataka and Andhra Pradesh. Pulkesin II defeated Harsh at the banks of the Narmada in a historic battle. The Cholukya were engaged in several battles with the Palwas. Cholukya और पालवास की जैसे हमने पढ़ा काफी battles होती रहती थी. Pulkesin II defeated the Pallava king Mahendra Varman. However, Mahendra Varman's son Narsimha Varman defeated Pulkesin II and captured Badami. Vivid accounts of Pulkesin II campaigns are provided in the whole inscription composed by his court poet Ravi Kirti, जिसमें काफ़ी कुछ पुलकेशिन II के बारे में लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास एंड चोलक्यास. पल्लवास एंड चोलक्यास की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? मोस्टली जो विलेज जो थी वो बेसिक यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड लैंड रेवेन्यू जो था दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. There were some new beginnings as well. The king started taking various steps in order to get the support of the person who were powerful economically, socially, politically or military. Many important administration posts became hereditary. बहुत सारी जो administration posts थी वो उस टाइम पर क्या थी? hereditary थी. इसका मतलब जिस पोस्ट पर अगर सेनापति है उसका बेटा जो होता था वो नेक्स्ट सेनापति बन जाता था. तो ठीक है, इस टाइम पर बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो hereditary थी. एंड
बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ चलाई गई थी ताकि लोगों की हेल्प मिल सके किंगडम को, और पल्लवास और चोलक्या किंगडम जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रूल कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। Some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Further, the military leaders provided the king with troops whenever he needed them. एक अच्छी वेल एंटेन्ड आर्मी थी, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें उनके पास एलिफेंट होते थे, घुड़सवार होते थे, कैवलरी होते थे और फुट सोल्जर्स भी होते थे। और जब भी मिलिट्री लीडर को यानी किंग को जब भी ट्रूप की आर्मी की ज़रूरत होती थी तो मिलिट्री लीडर जो है वो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते थे। द मिलिट्री लीडर्स वर नॉट गिवन रेगुलर सैलरीज, फर्दर सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड। और इसके बदले राजा से उन्हें क्या मिलता था, उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी, इसके बदले उन्हें लैंड मिलती थी। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, और उसके बाद उस लैंड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एज अ पे ऑफ सैलरीज। ओके, नाउ डू यू नो पालवास जो थे दे वर द ग्रेट मैरीटाइम पावर, यानी कि पूरा सी पर, सी से जो भी ट्रेड होता था, जो भी स्ट्रेटजी थी, जो भी मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ जो भी सी ट्रेड होता था वो किसके कंट्रोल में था, पल्लवास के कंट्रोल में। नाउ जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो उसका क्या करते थे, वो क्या करते थे, लीडर जो थे वो अपनी आर्मी को, सोल्जर को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए, इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, इनको क्या कहते थे, जो लीडर होते थे आर्मी के, दैट वर कॉल्ड समंताज। और कई बार इनके पास आर्मी इतनी स्ट्रांग होती थी, आर्मी के लीडर होते थे, तो कई बार ये अपने आप को इंडिपेंडेंट जो एम्परर है, इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत पावरफुल आर्मी होती थी, तो अगर कोई उन्हें लगता है ये इनएफिशिएंट रूलर है तो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। नाउ नेक्स्ट इज तमिल सेंट्स। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय पर्सनल डिवोशन टू गॉड। जैसा कि हमने पढ़ा, इस टाइम पर कौन सी मूवमेंट फेमस थी, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, लोग नए देवी देवताओं की, जैसे पहले वैदिक पीरियड में क्या होता था, गॉड ऑफ नेचर, अग्नि देवता, जल देवता, सूर्य देवता, इनकी पूजा करते थे। उसके बाद न्यू गॉड आते हैं, न्यू गॉडेस आती हैं, जैसे कि शिव, विष्णु, लक्ष्मी, ठीक है, पार्वती, इनकी पूजा करने लगे थे लोग, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया था भक्ति मूवमेंट। इट वॉज प्रीज्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय द तमिल सेंट हु कंपोज्ड द sang hymns in praise of विष्णु एंड शिवा। और भक्ति को किसने पॉपुलराइज किया, किसने प्रीच किया, जो तमिल सेंट थे, उन्होंने गाते हुए हाइम्स में या भजन में इन चीज़ों को प्रीच किया। द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु जो थे उनको अलवर बोला जाता था, और जो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे उनको नयनार बोला जाता था। द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु अलवर्स एंड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा वर कॉल्ड द नयनार्स। ओके, next is assemblies in the southern kingdoms. These southern kingdom had allowed vast powers to their local units or assemblies. These assemblies were of different nature and represented different people. सभा क्या होती थी, एक असेंबली होती थी, the assembly of Brahman landowner who functioned through various subcommittee which looked after local temples, so agriculture and irrigational operations and took part in making and repairing road. तो ये किसका काम होता था, ये सभा का काम होता था, जिसमें कुछ ब्राह्मण होते थे जिनकी खुद की जमीन होती थी, जो अलग अलग मैटर्स को गांव में देखते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर या इरिगेशनल प्रैक्टिसेस, या फिर कोई टेम्पल बनाना है या फिर कोई रोड बनाना है, ये सारा काम देखते थे। वेयर द ब्राह्मण वर नॉट द लैंड ओनर्स, द यूर एक्टेड एज द विलेज असेंबली। जहाँ पर ब्राह्मण के पास लैंड नहीं होती थी, लैंड ओनर नहीं होते थे, उनकी जगह कौन काम करता था, यू आर और एक्टेड एज द विलेज असेंबली। इट वर्क मोर और लाइक एज द सभा और मेंशन्ड अबव, जो सभा काम करती थी। फिर अब अगर ब्राह्मण के पास लैंड नहीं होती थी, एब्सेंस ऑफ लैंड ओनर ब्राह्मण्स, द उर वर्कड एज अ सभा। द नेक्स्ट कौन है, द नगराम वॉज एन असेंबली ऑफ द मर्चेंट। मर्चेंट्स की असेंबली जो होती थी उसको नगराम कहते थे। नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। Sri Gupta founded the Gupta dynasty. However, the first great ruler of the dynasty was Chandragupta I. Next is Samundragupta ruled over large parts of India. The Allahabad pillar inscription Prayag, that is Prayag Prashasti, list his conquest. Chandragupta II, called Vikramaditya,
defeated the Shakas, and the Navratna in his court included the great poet Kalidas. Fahim visited India during his reign. Harshvardhan ruled over North India with his capital at Kannauj. Harsha administration was also decentralized like the Gupta rulers. And Pulkeshin too was the most famous king of Cholukyas who defeated Harsha in AD 620. There were local assemblies for local administration which included Ur Sabha and Nagra. So this is the chapter, bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.